हे एवरीवन, इंतजार हुआ खत्म और आज हम बात करने वाले हैं हमारे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के दूसरे पार्ट। जी हाँ, जिसमें हम बात करने वाले हैं प्लेन की फेज 2, जिसमें हम प्लेन के बारे में बात करेंगे। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री तो 3D स्पेस में प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए कितने फॉर्म हो सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस पता होनी चाहिए, दो प्लेन्स के बीच का एंगल कैसे निकालना चाहिए, एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल कैसे निकालना चाहिए, एक पॉइंट से एक प्लेन की दूरी कैसे पता होनी चाहिए, ऑलराइट। दो प्लेन्स के बीच का एंगल कैसे निकालना चाहिए, दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन यानी कि उस लाइन जहां से दो प्लेन पास होती हैं वहां से किसी गुजरने वाले किसी आर्बिट्ररी प्लेन की इक्वेशन कैसे लिखनी चाहिए, ये सारी बातें जो है वो हमें हमारी आज की मुलाकात में करनी है। ठीक है, वेक्टोरियली यानी वेक्टर अलजेब्रा के बेसिस पर ही सारी बातों को बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा। आपको बस अश्योर ये बात करनी है कि आप अपनी अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग वीडियो की स्पीड को एडजस्ट करके आगे जरूर देखें। मैं कहूं या ना कहूं, यदि आपका टॉपिक मजबूत ना हो तो पहले टॉपिक को पढ़ लेना, देख लेना, 100% समझ में आएगा। यदि टॉपिक ऑलरेडी मजबूत हो तो स्क्रीन पर सवाल आते ही वीडियो को करना पॉज, पेन पेपर लेकर बैठो। मूवी नहीं, मैथ्स का लेक्चर है यार। ऑलराइट, सो पेन पेपर लेकर बैठिए, आराम से उसे अटेम्प्ट कीजिए। आराम से का मतलब समय बहुत ज्यादा देना नहीं होता, टाइम का प्रेशर रहना चाहिए, टाइम बैरियर रहनी चाहिए, मन में घड़ी घूमती रहनी चाहिए, है ना, कि भाई 2 से 3 मिनट के अंदर ये सवाल हमारा निकलना चाहिए। और किसी भी सवाल को रैंडमली शुरू करने से पहले लाइन ऑफ थॉट बहुत क्लियर है यार। मैं अक्सर बोलता हूं, मैथ्स में बचपन से आज तक हमने सुना है प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, ज्यादा करो मैथ्स अच्छी होगी। बात बिल्कुल सही है, लेकिन प्रैक्टिस ज्यादा करने का मतलब उसे घिसना नहीं है यार। प्रैक्टिस ज्यादा करने का मतलब है कि सवाल के सामने आते ही पहले लाइन ऑफ थॉट क्लियर होना चाहिए कि यार इस सवाल को सोचना कैसे है। एक बार लाइन ऑफ थॉट क्लियर होता है तो फिर सभी स्टेप्स को लिखिए, क्योंकि वैसे भी आप बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यार एक्सप्रेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्टेप्स को अगर ज्यादा लिखोगे तो डेफिनेटली गलती होने की गुंजाइश उतनी कम होगी। ऑलराइट, तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। तो पहले बात करनी है यार इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, एक प्लेन की इक्वेशन के बारे में बात करनी है। नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या है कि हमें उस प्लेन के नॉर्मल के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, यानी प्लेन से परपेंडिकुलर वेक्टर जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी। ऑलराइट, और हमें उस प्लेन की ओरिजिन से दूरी भी पता होगी, उस प्लेन की ओरिजिन से दूरी भी पता होगी। जैसे मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, हम कहेंगे ये हमारा y एक्सिस हुआ, ये हमारा x एक्सिस हो गया है, और ये हमारा यहां से पास होता हुआ z एक्सिस भी हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया है हमारा x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज आर z एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन। ऑलराइट, अब यहां से कोई एक प्लेन पास कर रहा है, कोई एक प्लेन है जिसकी अपने को इक्वेशन चाहिए। जिस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि स्पेस में जब लाइन ड्रॉ किया जाता है तो वो किसी भी दोनों ही सिरे से एक्सटेंड हो सकता है। इसी तरीके से जब आप प्लेन ड्रॉ करते हो तो वो इन्फिनिट तक एक्सटेंड हो सकता है, मतलब वो इस डायमेंशन में भी इन्फिनिटी पे जा सकता है, यहां से भी इन्फिनिटी पे जा सकता है, यहां से भी इन्फिनिटी पे जा सकता है, और यहां से भी इन्फिनिटी पे जा सकता है। और इसकी जो दूरी है ओरिजिन से, जो परपेंडिकुलर दूरी है ओरिजिन से, परपेंडिकुलर दूरी, वो परपेंडिकुलर दूरी है d। क्या है वो परपेंडिकुलर दूरी? d है। राइट, d है ये परपेंडिकुलर दूरी। तो मैं यहां पे कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट p चूज कर लूंगा या r चूज कर लूंगा, जिसका जो पोजीशन वेक्टर होगा यार ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, वो पोजीशन वेक्टर होगा OR वेक्टर या R वेक्टर, OR वेक्टर या R वेक्टर, स्मॉल r वेक्टर। ठीक है, इस R वेक्टर का जिसके कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं x y z, ऑलराइट, यानी OR वेक्टर क्या हो गया, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। ठीक है, इस R वेक्टर का यदि मैं प्रोजेक्शन ले लूं प्लेन के नॉर्मल की तरफ, इस R वेक्टर का यदि मैं प्रोजेक्शन ले लूं प्लेन के नॉर्मल की तरफ, तो यार ये भी तो नॉर्मल है। डिस्टेंस जो है ओरिजिन से प्लेन का वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो नॉर्मल के अलोंग ही होगा, परपेंडिकुलर के अलोंग ही होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस R वेक्टर का यदि प्रोजेक्शन नॉर्मल के अलोंग ले लिया जाए तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस d कहलाएगा। और याद होगा आपको स्केलर प्रोडक्ट में मैंने क्या सिखाया है
जिसका प्रोजेक्शन लेना है उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लो जिस पर प्रोजेक्शन चाहिए उसके यूनिट वेक्टर के साथ। आई रिपीट, जिसका प्रोजेक्शन चाहिए उसका डॉट प्रोडक्ट ले लो जिस पर चाहिए उसके यूनिट वेक्टर के साथ। तो आप बोलेंगे यहां पर शेयर प्रोजेक्शन ऑफ, लॉजिक समझना यार, लॉजिक समझेंगे तो फटाफट ध्यान रह जाएगी ये बात, है ना, रट्टा थोड़ी मारना है मैथ से भाई। प्रोजेक्शन ऑफ आर वेक्टर ओवर नॉर्मल टू द प्लेन is equal to perpendicular distance of plane from origin। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, फ्रॉम ऑरिजिन, दैट इज आप ये बोलोगे, ध्यान से सुनिएगा, जिसका प्रोजेक्शन चाहिए आर वेक्टर उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे किसके साथ? जिस पर चाहिए उसके यूनिट वेक्टर के साथ, एंड दैट विल बी इक्वल टू द डी परपेंडिकुलर। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि आपसे एग्जामिनर ये पूछे कि बताइए ये प्लेन की इक्वेशन है, इसमें ओरिजिन से उस प्लेन की परपेंडिकुलर दूरी क्या है, तो आप कहोगे सर ओरिजिन से प्लेन की परपेंडिकुलरली तब आ जाएगी जब यहां पे ये क्या होना चाहिए? यूनिट वेक्टर होना चाहिए, मस्ट बी अ यूनिट वेक्टर। देखिए तभी मैंने कैप लगाया है, टोपी वाला वेक्टर यूनिट वेक्टर। बात समझ में आई? टोपी वाला वेक्टर यूनिट वेक्टर। फिर से देखेंगे एक बार, हमें डॉट प्रोडक्ट लेना है, जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे जिस पर चाहिए उसके यूनिट वेक्टर के साथ, और वो प्रोजेक्शन किसके बराबर आ जाएगी यार? वो प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यदि चाहिए तो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए, प्रोवाइडेड दिस मस्ट बी अ यूनिट वेक्टर। ऑपोजिट बात कर रहा हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यदि पता हो तो इक्वेशन लिख सकते हैं, यदि इक्वेशन दी हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करके, और अगर ऑलरेडी यूनिट वेक्टर है तो ऑलरेडी दी गई दूरी भी परपेंडिकुलर दूरी होगी। किसकी? प्लेन की। कहां से? ओरिजिन से। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, कार्टेशियन इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। देखो शुरुआत उसी से करेंगे। वी नो कि आपने जो आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया है एन कैप के साथ, वो किसके बराबर है? डी परपेंडिकुलर के। दैट इज आप ये बोल सकते हो आर वेक्टर क्या हो जाएगा यार? उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड लिए थे आपने, तो आप इसे बोल सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और अगर नॉर्मल वेक्टर भाई किसी भी वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, लेकिन यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं वो बकायदा डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। जी हां, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट, डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन, cos phi x, cos phi y, cos phi z। सो ये आ जाएगा एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, एंड दैट हैज टू बी इक्वल टू डी परपेंडिकुलर। टेकिंग डॉट प्रोडक्ट देखिए आपके पास क्या निकल कर आया? आपके पास आया एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी परपेंडिकुलर, और एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड माइनस डी परपेंडिकुलर इक्वल्स टू 0। दिस इज द फॉर्मेट। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 2 डायमेंशन में स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती थी। 10th क्लास से सीखते आ रहे हैं यार। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स 2 डायमेंशन में स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती थी। लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स 3 डायमेंशन में प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी। लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स represent a plane in 3-dimensional space, 3D space। मैं फिर से दोहराता हूं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता था कार्टेशियन प्लेन में। लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा 3-डायमेंशनल स्पेस में। ठीक है, मोरओवर ये डी परपेंडिकुलर तब होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तब होगा जब आपके पास ये एल एम एन डायरेक्शन रेशियोज हो। तो आप कहेंगे इन जनरल, एक टिप भी दूंगा मैं आपको ये बात मुझको लगता है समझ में आ गई होगी। ठीक है, इस फॉर्मेट को ध्यान में रखना। पहले वेक्टर के बारे में बात करेंगे क्योंकि वेक्टर पे अपनी सॉलिड कमांड है,
फिर वेक्टर से किसमें चेंज कर लिया करेंगे, वेक्टर से चेंज कर लिया करेंगे यार कार्टेशियन में, ठीक है ना। एक बार फिर से देखो एक छोटी सी टिप, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू डी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी। अगर आपको इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, एक टिप देता हूं मैं छोटी सी, ठीक है। अगर आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन दी गई है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन दी गई है, ठीक है, दैट कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज सपोज गिवन एज ax, ये क्या दी गई है भाई, बहुत अच्छी टिप है, इस पे बेस्ड अभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करेंगे, प्लस सी जेड इक्वल्स टू डी, देन कन्वर्टेड इनटू यूनिट वेक्टर, मतलब ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो जहां पे ए बी सी जो हो वो डायरेक्शन रेशियोज नहीं, डायरेक्शन कोसाइंस हो। यानी कि आप बोलेंगे ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू वाई प्लस सी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू जेड, दैट इज इक्वल टू डी बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जनरली हमको ऐसा करना पड़ेगा, और ऐसा करने के बाद ये जो आ जाएगा निकल कर यार, वो क्या आ जाएगा, डी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जब भी आपको डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो, आपको प्रोडक्ट किसके साथ लेना है, डायरेक्शन कोसाइंस के साथ, किसका, आर्बिट्ररी वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप का। तो कहने का मतलब जब आपके पास लीनियर इक्वेशन इन कंक्लूड करते हैं, देखो जब भी लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स हो, वो 3 डायमेंशनल स्पेस में एक प्लेन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। और जब भी आपके पास वो प्लेन की इक्वेशन हो और आपसे पूछा हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बताइए, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जो है यार, वो ऐसे निकलेगा, डी परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऐसे निकलेगा। ऑलराइट, बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है यार। कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सवालों के साथ अपनी शुरुआत करते हैं। देखो ये कह रहा है एग्जाम्पल 13 उठाया हमने, पहले 10 11 12 एग्जाम्पल जो थे वो 3 डायमेंशनल स्पेस के 3D ज्योमेट्री के फेज 1 जिसमें मैंने आपको लाइन सिखाया है तब तक कवर हो चुका है। अब हम प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं। पॉइंट इज फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच इज एट द डिस्टेंस ऑफ 6/√29 फ्रॉम द ओरिजिन एंड इट्स नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन इज दिस। नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन इज दिस। तो देखो गिवन क्या है, गिवन है नॉर्मल वेक्टर जो है यार वो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप है। सो जो आपका n कैप होगा वो n वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके मिलेगा यार। सो दैट विल बी 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। हमें तो नॉर्मल फॉर्म चाहिए n कैप। सो दैट विल बी, और आपको क्या चाहिए, वेक्टर इक्वेशन चाहिए। वेक्टर इक्वेशन हम दोनों निकाल देंगे यार, वेक्टर इक्वेशन चाहिए हम दोनों निकालते हैं। देखिए ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, भाई मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी आ जाएगा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। एंड अंडर रूट में क्या आएगा, देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा यार 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 4 20 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ गया √29। सो वेक्टर इक्वेशन जो आएगी आपके पास यार वो क्या आएगी, अभी मैंने आपको सिखाया था, आपको एक आर्बिट्ररी वेक्टर का नॉर्मल के अलोंग प्रोजेक्शन चाहिए और वो डी परपेंडिकुलर के बराबर होगा। तो जिसका प्रोजेक्शन चाहिए उसका डॉट प्रोडक्ट ले लो, जिस पर चाहिए उसके यूनिट वेक्टर के साथ। तो आपने कहा ये आर वेक्टर क्या निकल कर आ गया, आर वेक्टर डॉट आप लिखेंगे इसे 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप बाय √29 दैट इज इक्वल टू डी परपेंडिकुलर क्या है यार, वो है 6/√29। चाहो तो √29 को √29 से कैंसिल आउट कर दो तो भी आपके पास निकल कर आएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, मैं इसे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूं, तुम वैसे √29 से √29 उड़ा सकते हो यार, मैं इसे ऐसे ही छोड़ दे रहा हूं क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अनुसार आर वेक्टर को अगर नॉर्मल के कैप यानी यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो जो इक्वेशन की दूसरी साइड होगी वो ओरिजिन से परपेंडिकुलर दूरी होगी। तो देखिए एट अ डिस्टेंस ऑफ 6/√29 फ्रॉम दी ओरिजिन। इसी में अगर कोई हमसे ये पूछे, ठीक है सर सवाल का जवाब आपने दे दिया जो एनसीईआरटी का सवाल था, लेकिन अगर एग्जामिनर का मूड हो इसी सवाल को, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को मॉडिफाई करने के लिए, और वो आपसे पूछे कि बताइए कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी, तो आप कार्टेशियन इक्वेशन कैसे बता पाएंगे यार। आप बोलेंगे सर कार्टेशियन इक्वेशन के लिए मैं आर वेक्टर को क्या लिख दूंगा, मैं आर वेक्टर को लिख दूंगा आर्बिट्ररी वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और इसका मुझको डॉट प्रोडक्ट लेना है नॉर्मल के यूनिट वेक्टर के साथ, यानी कि 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप
एंड इन द डिनोमिनेटर मुझे इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना चाहिए क्योंकि यूनिट वेक्टर है, ये बात बिल्कुल भी नहीं भूलनी, और ये आ जाएगा 6/√29। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है, आई कैप वाले को आई कैप वाले से मल्टीप्लाई किया जाता है, √29 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x - 3y + 4z, 2x - 3y + 4z एंड दैट इज इक्वल टू 6, और 2x - 3y + 4z - 6 इक्वल्स टू 0। तो ये इस तरीके से निकल कर आ गया है यार, इस तरीके से हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन भी आ चुकी है। तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, सवाल है, अच्छा सवाल है, लेकिन उस सवाल में अगर एक बार उन्होंने वेक्टर फॉर्म पूछ ली है तो तुमको कार्टेशियन भी निकालनी आनी चाहिए, और अगर एक बार उन्होंने कार्टेशियन फॉर्म पूछ ली है तो तुमको वेक्टर भी निकालनी आनी चाहिए। सब्जेक्ट बहुत सरल है यार, बहुत आसान आसान टॉपिक्स हैं, और मैं आपको बताता चलूंगा कि प्रेडिक्टेबल प्रॉब्लम कौन से हैं इस वाले एग्जाम के, ठीक है ना। तो वो स्ट्रेटेजी भी लास्ट 5 डेज की हम कल शेयर करेंगे। तब तक जितने भी टॉपिक आज दे रहा हूं और रात को बिंज वॉच के तौर पर मिलती जाएगी आपको, ठीक है ना। तो आराम से रात को बैठना, पूरे दिन भर भी मेहनत करनी है, थोड़ा सा टाइम आपको बीच में मिलेगा, क्विक नैप ले लेना, पावर नैप ले लेना, अपने आप को री एनर्जाइज करना, और फिर रात भर हम पढ़ाएंगे और आप पढ़ेंगे ना यार, ठीक है। चलिए बढ़ाते हैं कहानी को थोड़ा सा और आगे, और जैसे ही सवाल आए स्क्रीन पर उसे करने की कोशिश करना, और जैसे ही तुमको लगे कि भाई एक बार उसे और प्रोसेस करने की जरूरत है तो स्क्रीन को पॉज करके एक बार ध्यान से देख लेना, पेन पेपर लेकर बैठना है यार। और क्लास नोट्स जो हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है, ड्राइव लिंक है, उस पर क्लिक करोगे यार तो क्लास नोट्स खुल जाएंगे। अगर 2 डिवाइस यूज कर रहे हो, लैपटॉप और फोन या ऐसा कुछ, तो एक में आप क्लास नोट्स भी रिव्यू कर सकते हैं, देख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं थोड़ी से सवालों के, फिर खुद से कर लेना यार, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यार, फिजिक्स ऑन टिप्स का टेलीग्राम चैनल दिया गया है, उसे बिल्कुल भी आप सब क्लिक करके ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि रेगुलर अपडेट्स उस पर भी आते जाएंगे, नोट्स वगैरह उस पर भी शेयर हो जाएंगे। और इसके अलावा भी फिजिक्स और मैथ्स का कोई टॉपिक अगर आपको पढ़ना हो तो मैं बताना चाहूंगा, आप उसे यूट्यूब पे लिख सकते हैं, दिस टॉपिक बाय अभिलाष सर, आपको देखने को काफी कुछ मिल जाएगा। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे मैं ऑलरेडी कंटेंट डिलीवर कर चुका हूं, ठीक है। तो यार पढ़ने का मन करेगा तो फिर पढ़ाई करने के लिए कंटेंट भी खूब मिलेगा। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो मैंने आपको कहा था कि डायरेक्शन कोसाइंस कैसे मिलेंगे, तो यार यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन चाहिए। सो बाय कंपैरिजन देखिए, वी नो कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो आर वेक्टर डॉट एन कैप होनी चाहिए, दैट विल बी इक्वल टू डी परपेंडिकुलर, ठीक है। सो बाय कंपैरिजन मैं इतना तो बोल ही पाऊंगा, मुझको नहीं पता कि ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं है, ठीक है, देख के लग भी नहीं रहा कि यूनिट वेक्टर है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि एन कैप है, लेकिन मैं इतना जरूर कह दूंगा कि एन वेक्टर जो है वो 6i कैप -3j कैप -2k कैप आ रहा है, 6i कैप -3j कैप -2k कैप आ रहा है, ठीक है। देयरफॉर अगर कोई पूछे डायरेक्शन को साइंस बताओ, तो पहले मुझे क्या करना चाहिए सर, किसी भी वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, लेकिन यदि वो वेक्टर बकायदा यूनिट वेक्टर बन जाए तो उसके कंपोनेंट डायरेक्शन को साइंस कहलाएंगे। तो यार एन कैप निकालने के लिए क्या करना चाहिए मुझे, एन वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना चाहिए। सो दैट शुड बी 6i कैप -3j कैप -2k कैप, एंड दैट विल बी अंडर रूट ऑफ, ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ऑलराइट, सो कितना आ जाएगा देखिए, ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 -2 का स्क्वायर 4, 36 और 4 40, 3 का स्क्वायर 9, 40 प्लस 9 49, 49 का रूट 7। फिर से देखेंगे एक बार, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 36 प्लस 9 45, 45 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 49, 49 का रूट 7, विच मीन्स ये आ गया 6/7 आई कैप -3/7 जे कैप -2/7 के कैप। ऑलराइट, के कैप, ठीक है भाई। देयरफॉर क्या बोल पाएंगे, देयरफॉर वी कैन से कि हम क्या बोल पाएंगे यहां पे, जो डायरेक्शन कोसाइंस है, डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय आर, भाई देखो एल और cos phi x जो होगा वो आई कैप का कोफिशिएंट हो जाएगा यूनिट वेक्टर में। तो यूनिट वेक्टर आप कन्वर्ट कर चुके हो, ये आया भाई 6/7। m और cos phi y जो है ये आ जाएगा j कैप का कोफिशिएंट यूनिट वेक्टर में, आप यूनिट वेक्टर ऑलरेडी बना चुके हैं, तो ये आ गया -3/7। n और cos phi z जो है वो k कैप का कोफिशिएंट आ जाएगा यूनिट वेक्टर में, यार यूनिट वेक्टर आप ऑलरेडी बना चुके हो, तो ये आ गया -2/7। बात समझ में आ गई, ठीक है।
खेल खत्म। और अगर कोई आपसे पूछेगी नहीं 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 आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बताना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बताना है, हाउ टू फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। भाई एनसीईआरटी में जो दिया गया था कहानी खत्म, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उस एनसीईआरटी के सवाल को और मैनिपुलेट कैसे किया जा सकता है। तो आप बोलेंगे हाउ टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाउ टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन ओ। तो भैया आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन क्या है, आप बोलेंगे आर वेक्टर डॉट 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप दैट शुड बी रिटन एज और प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 0। कैन आई से दिस इक्वेशन कैन बी फर्दर रिटन एज, ध्यान से देखना, आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मुझे बनाना पड़ेगा यार यूनिट वेक्टर, तो वो है 6/7i कैप माइनस 3/7j कैप माइनस 2/7k कैप दैट शुड बी इक्वल टू -1/7, है ना। मैं इस 1 को इधर भेजूंगा और इस वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाऊंगा, कैसे, दोनों साइड इक्वेशन को 7 से डिवाइड करके। क्यों 7 से ही डिवाइड करके सर, क्योंकि इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड था, नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो था वो 7 था, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट के मुताबिक ये n कैप होना चाहिए, तभी ये d परपेंडिकुलर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देगा। देयरफॉर d परपेंडिकुलर जो है वो मॉड ऑफ -1/7, क्योंकि सर दूरी तो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो क्योंकि दूरी पॉजिटिव होनी चाहिए तो आपने ले लिया उसका मॉड्यूलस, आपने ले लिया उसका मॉड्यूलस, तो देखिए 1/7 यूनिट्स आया। ये है एडिशनल ज्ञान। क्या है एडिशनल ज्ञान की, और एग्जामिनर क्या क्या पूछ सकता है भाई, प्रोबेबल क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन उनको करना हमारे लिए सरल हो, आसान रहे, इसी वजह से पहले मुलाकात और बात बेसिक लेवल से शुरू कर रहे हैं यार, है ना। ठीक है भाई, चले 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 बढ़ाए डिस्कशन को, अपने हिसाब से स्पीड एडजस्ट कर लेना, मैं वैसे बिल्कुल ऑप्टिमम स्पीड पे पढ़ा रहा हूं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन दिस फ्रॉम द ओरिजिन, अभी सिखाया था। देखो गिवन इक्वेशन क्या है कि सर ये 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 इक्वल्स टू 0 है। तो पहले तो अपने को क्या करना चाहिए, इस वेक्टर को ना यूनिट वेक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए, मतलब ये जो इसे हमें अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से डिवाइड करना चाहिए, प्लस 4z इक्वल्स टू 6, तो डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है भाई, दैट इज रूट। ध्यान से देखिए, आप बोलेंगे 4 का स्क्वायर 16 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 16 प्लस 9 25 प्लस 4 29, रूट 29 यूनिट्स। सो क्या मिलेगा अपने पास, 2 बाय रूट 29 x माइनस 3 बाय रूट 29 y प्लस 4 बाय रूट 29 z एंड दैट इज इक्वल टू 6 बाय रूट 29। अब ये आ गया है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। अब ये ऐसे फॉर्मेट में आ गया है जिस फॉर्मेट में x का जो कोफिशिएंट होता है यार, x का जो कोफिशिएंट होता है वो l या cos phi x होता है, ठीक है। y का जो कोफिशिएंट होता है जिस विच इज नॉट 3 बाय रूट 29 विच इज माइनस 3 बाय रूट 29, ये m या cos phi y होगा। और z का जो कोफिशिएंट है 4 बाय रूट 29, ये n या इसी को आप क्या बोलते हैं cos phi z। ऐसा करने पे क्या आ गया है यार, ये डायरेक्शन कोसाइंस भी आ गई है, एंड दिस इज द d परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, d परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है भाई। तो देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया फ्रॉम द ओरिजिन, यही आपका फाइनल आंसर था, द आंसर इज 6 बाय रूट 29। बारी है एडिशनल ज्ञान की। एडिशनल ज्ञान यार, इस एडिशनल ज्ञान में अगर एग्जामिनर पूछे कि ठीक है बेटा अब इसकी क्या लिख दो, वेक्टर इक्वेशन लिख दो, तो वेक्टर इक्वेशन कैसे लिखेंगे, वेक्टर इक्वेशन लिखने का तरीका है आर वेक्टर का नॉर्मल वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन ले लो, ये डी परपेंडिकुलर के बराबर होगा। तो आप बोलेंगे आर वेक्टर डॉट नॉर्मल वेक्टर क्या होगा यार आपका, डायरेक्शन कोसाइंस की फॉर्म में देखिए, नॉर्मल वेक्टर के कंपोनेंट्स डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। सो ये आएगा 2 बाय रूट 29 आई कैप माइनस 3 बाय रूट 29 जे कैप प्लस 4 बाय रूट 29 के कैप। तो ये आ गया है
नॉर्मल वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर, नॉर्मल के अलोंग यूनिट वेक्टर, एंड दैट शुड बी डी परपेंडिकुलर, व्हिच मींस 6/√29, 6/√29। तो भाई कार्टेशियन से वेक्टर और वेक्टर से कार्टेशियन की उछल कूद में हमें काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहना चाहिए। थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूं कि ऐसा क्यों। ऑलराइट बच्चा पार्टी, बढ़ाए डिस्कशन को आगे। चलिए अगला सवाल, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, इंपॉर्टेंट, डबल स्टार मार्क लगा रहा हूं पहली बार में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके को दोबारा समझाने के लिए भाई ऐसा एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में मिलेगा, एक एक्सरसाइज में मिलेगा, मैं कह रहा हूं यही खेल हम हर एक सवाल में भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी देखते हैं। तो देखो आपको कहा गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन दिस, ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन दिस। तो देखो यार बड़ी सिंपल सी बात है कि मान लेते हैं कि वो जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, समझना, हाँ डायग्राम समझना, एक बार तुमको बताता हूं मैं डायग्रामेटिकली। एक्स एक्सिस, मैं जब भी किसी क्वेश्चन में अटकता हूं ना यार 3D के, मैं जब भी किसी क्वेश्चन में अटकता था, अब तो क्या अटकता हूं, मैं जब भी किसी क्वेश्चन में अटकता था एज अ स्टूडेंट, मैं हमेशा ना उसे वेक्टोरियली सोचने की कोशिश करता था। और मेरी ये बिल्कुल भी कोशिश नहीं रहती थी कि जो जैसा एनसीईआरटी में लिखा है वैसा ही करना जरूरी है। बट जो भी करो उसका एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम कोई हाईफाई मेथड नहीं यूज करेंगे। जैसे एंगल निकालने के लिए कई सारे मेथड हो सकते हैं, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के लिए आप वेक्टर एडिशन का इस्तेमाल कर सकते हो, आप डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, आप क्रॉस प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वेक्टर एडिशन से कॉस थीटा आता है, स्केलर प्रोडक्ट से भी कॉस थीटा आता है, या डॉट प्रोडक्ट से, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट से साइन थीटा आता है। पर क्या फर्क पड़ता है, एंगल निकालने के लिए तो किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है एनसीईआरटी में किसी एक मेथड से दिया हो, हम दोनों में से किसी और से कर ले, बचे हुए 3 में से कोई और 2 में से कोई एक मेथड प्रेफर कर ले। तो यार एग्जामिनर हमारी किए गई बात को गलत नहीं कहेगा, क्योंकि ये सारी चीजें भी एनसीईआरटी में दी गई है। पर हो सकता है एक्सरसाइज 2 में ना देके एक्सरसाइज 3 में दी गई हो। तो यार जब बोर्ड एग्जाम का सवाल आएगा तो वो टैग के साथ थोड़ी आएगा मैं एक्सरसाइज 2 का सवाल हूं, ऐसा कुछ नहीं है यार। वो एक सवाल है, उसको अपने को सॉल्व करना है, और एनसीईआरटी में दी गई किन्हीं गिनी चुनी टेक्निक में से कोई सी एक उठा के सॉल्व करना है। तो हम कोई सी एक उठा के ही सॉल्व करेंगे, बट जरूरी नहीं है कि वो सवाल एनसीईआरटी में बकायदा उसी टेक्निक से सॉल्व किया गया हो, स्पेशली एग्जाम्पल में। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जाम्पल में जो लिखा है हो सकता है वही हो सकता है कोई दूसरी टेक्निक हो, सोचते हैं दिमाग लगाते हैं, ठीक है ना। तो मैं बोलूंगा कि यार मुझे तो ना पहले चाहिए डी वेक्टर के रेशो, डायरेक्शन रेशोस। तो मान लेते हैं कि ये डी परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिया हुआ है, ठीक है। अब आप एक पी पॉइंट यहां पे कंसिडर कर रहे हो जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, पी पॉइंट आप यहां पे कंसिडर कर रहे हैं जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो मान लेते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स यार अल्फा बीटा गामा हो गए। क्या हो गए, अल्फा बीटा गामा। अपने को अल्फा बीटा गामा चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले तो मैं लिखूंगा कि गिवन इक्वेशन क्या है। गिवन है 2x - 3y + 4z - 6 = 0। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं यार, आप इसे लिखोगे 2x - 3y, 2x - 3y + 4z = 6। मुझको लगता है कि हमें इसको यूनिट वेक्टर से लाइक √a² + b² + c² से डिवाइड करना चाहिए, सिंस √a² + b² + c² जो है, ताकि मैं उससे डिवाइड करके डी परपेंडिकुलर निकाल सकूं। ये √2² + -3² + 4² आ जाएगा यार, ठीक है ना। 2² + -3² + 4² आ जाएगा। तो देखिए क्या आएगा, 4² 16 होता है यार, 2² 4 होता है यार, -3² 9 होता है, तो 16 + 4 20 + 9 यार, ये √29 आया। So this can also be written as 2/√29 x -3/√29y + 4/√29 z, alright, that is equal to 6/√29। ऐसा करने में आपको क्या पता चल गया, ऐसा करने पे आपको पता चल गया कि यार ये तो डी परपेंडिकुलर है फ्रॉम ओरिजिन, ये तो डी परपेंडिकुलर आया फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपने कन्वर्ट कर दिया है इसको। यहां ऐसा करने से आपको पता चल गया यार ये L या cos phi x है, ये M -3/√29 यार ये cos phi y है, ये N यानी कि यार ये cos phi z है, ठीक है। अब यहां पे आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस आ गए हैं, किस वेक्टर के,
नॉर्मल वेक्टर के क्या आ गए हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। जरा डायरेक्शन रेशो भी तो निकाल लें। आप इसे बोल सकते हैं ओ से पी तक का वेक्टर या पी वेक्टर। सो आप बोलेंगे शेयर ओपी वेक्टर या पी वेक्टर जो है स्मॉल पी वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू, देखिए आप क्या लिख सकते हैं, फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट आई कैप, तो ये आ जाएगा अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप। अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप। और आप ये बोल पाएंगे कि यहां पर अल्फा बीटा गामा जो है डायरेक्शन रेशोज क्या है, डायरेक्शन रेशोज होते हैं यार किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। ऑलराइट, तो आपके पास देखिए डायरेक्शन कोसाइंस है, आपके पास देखिए डायरेक्शन रेशोज है। मैं फिर से कहता हूं, आपके पास डायरेक्शन कोसाइन है नॉर्मल वेक्टर के, उसे कार्टेशियन स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद आपके पास है डायरेक्शन रेशोज उस परपेंडिकुलर वेक्टर के। मगर सर नॉर्मल वेक्टर कहो या परपेंडिकुलर वेक्टर कहो एक ही तो बात है। नॉर्मल का मतलब ही क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो जिस वेक्टर का आप जिक्र कर रहे हो उसके कोसाइंस आपके पास हैं, जिस वेक्टर का आप जिक्र कर रहे हो उसके रेशोज आपके पास हैं। और आपको भूलना नहीं है कि डायरेक्शन रेशोज और डायरेक्शन कोसाइंस प्रोपोर्शन में होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं। वी नो दैट drs and dc's are in proportion, so डायरेक्शन रेशो है अल्फा बाय डायरेक्शन कोसाइन क्या है यार 2/√29 दैट इज इक्वल टू बीटा बाय -3/√29 दैट इज इक्वल टू गामा बाय 4/√29। मुझको लगता है बात समझ में आ गई है, ठीक है। सो डायरेक्शन रेशो बाय डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शन में होते हैं यार, अल्फा बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बीटा बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई, गामा बाय कोफिशिएंट ऑफ जेड। जब आप उन्हें यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर चुके हो तभी उनके कंपोनेंट्स डायरेक्शन कोसाइन कहलाएंगे। एंड दैट इज इक्वल टू के, से दैट इज इक्वल टू के। ऑलराइट, दिस implies in terms of k, can I say alpha will be equal to see in terms of k क्या होगा, alpha by something equals to k, so alpha equals to k into something, so that is equal to 2k by √29. all right, beta equals to -3 by -3k by √29 and gamma equals to 4k by √29। जरा ध्यान से देखिए, मैंने कहा भाई डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शन में है और उस प्रोपोर्शनैलिटी का इस्तेमाल करके मैंने अल्फा बीटा गामा को के की टर्म्स में निकाल लिया है, के की टर्म्स में निकाल लिया है यार। ठीक है, एक बार इसकी कर लेता हूं यार कार्बन कॉपी कर लिए। ठीक है, अब देखो ये जो अल्फा बीटा गामा है, ये अल्फा बीटा गामा उस प्लेन को सेटिस्फाई करने चाहिए यार। ये अल्फा बीटा गामा प्लेन पे लाई करने वाला कोई पॉइंट है तो ये इस प्लेन को सेटिस्फाई करने चाहिए, सिंपल है ना। सो आप ये बोलेंगे, कार्बन कॉपी लिए मैंने इसकी, तो मैं ये बोलूंगा कि yeah, now they should satisfy the equation of the plane. Now P lies on the plane, all right। so प्रोसीजर ध्यान रखना, its coordinates, और यही एक्सप्रेशन होना चाहिए आपका एग्जाम में भी, coordinates must satisfy the equation of plane। उसके कोऑर्डिनेट्स को प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा, उसके कोऑर्डिनेट्स को प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा। दैट इज, आप ये बोलोगे आप प्लेन की कौन सी इक्वेशन यूज करें सर, स्टैंडर्ड वाली करें या जो दिया है वो वाली करें, क्या फर्क पड़ता है, इक्वेशन तो इक्वेशन है, किसी में भी सेटिस्फाई करा लो। तो आप बोलोगे 2 into x, वो x क्या है, यार अल्फा कोऑर्डिनेट है 2k by √29, -3 into that is -3k by √29, plus 4 into
इट इज 4k बाय √29 और इसको किसके बराबर होना चाहिए, 6 के बराबर होना चाहिए। -6 को उस तरफ ले जाएंगे, 6 के बराबर होगा, तो देखो ये आ जाएगा 4k एंड दैट विल बी -3 प्लस 9k प्लस 16k, दैट विल बी इक्वल टू 6/29। 6/29 भाई, पूरी इक्वेशन को √29 से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी चल जाएगा सर, ठीक है ना, ठीक है ना, राइट। सो 4k माइनस प्लस 9k प्लस 16k इक्वल्स टू 6/29। तो देखिए क्या आया, 16 प्लस 9 25 आ गया यार, 25 प्लस 4 29 आ गया यार, ठीक है ना, 9 4 29k, दैट विल बी इक्वल टू 6/29 और k विल बी इक्वल टू 6/√29। 6/√29, k will be equal to 6/√29। therefore मैं फिर से याद दिला दूं आपको, अगर ऐसा है तो कोऑर्डिनेट्स हम निकाल पाएंगे। देखिएगा कोऑर्डिनेट्स हम निकाल पाएंगे, रेफरेंस के लिए वाली वैल्यूज लिखे रहने दे रहा हूं। therefore कोऑर्डिनेट्स ऑफ p पॉइंट, therefore कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p foot of the perpendicular, right? Coordinates of point P will be अल्फा, देखो पहले क्या आता था, अल्फा आया था 2k by √29, so it was 2 by √29k and k is coming out to be 6 by √29, so that is equal to 12 by 29 I believe। Similarly बीटा क्या था यार, -3 by √29k, -3 by √29k, k की वैल्यू आपने 6 by √29 रखी, तो देखिए कितना निकल कर आ गया यार, ये निकल कर आया -18 by 29 एंड गामा की वैल्यू यार देखिए 4k by √29 थी। 4k by √29 का क्या मतलब है, 4k by √29 का मतलब है 4 by √29 into k, k is 6 by √29, so the result is 24 by 29, 24 by 29। एक बार कैलकुलेशन वगैरह चेक मार लेना यार, कैलकुलेशन चेक मार लेना। मुझको लगता है देखिए अल्फा बीटा गामा सभी की वैल्यू निकल कर आ चुकी है, सभी की वैल्यूज निकल कर आ चुकी है। एक बार एक क्विक रिकैप दूं, मजा आएगा, देखो प्रोसीजर समझ में आ जाएगा। क्विक रिकैप देता हूं, देखो सबसे पहला क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गिवन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन को √(a² + b² + c² से डिवाइड करके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, lx + my + mz = d रादर देन ax + by + cz = d। उसकी बजाय lx my nz, जहां पे x y z के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो डायरेक्शन कोसाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे, और ऐसे केस में जो d परपेंडिकुलर होगा यार वो ओरिजिन से परपेंडिकुलर दूरी को रिप्रेजेंट कर देगा। तो उसे √(a² + b² से डिवाइड करके यानी √29 से डिवाइड करके आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले आए हो, और आपको ज्ञान मिल चुका है किसका, आपको ज्ञान मिल चुका है, इंफॉर्मेशन मिल चुकी है डायरेक्शन कोसाइंस की, ठीक है। फिर आपने कोई p फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कंसीडर किया है प्लेन के ऊपर जिसके कोऑर्डिनेट्स है अल्फा बीटा गामा। ऐसी सूरत में ओरिजिन से p तक डायरेक्टेड आपने एक वेक्टर, आर्बिट्ररी रैंडम वेक्टर लिखने की कोशिश की, और उसके जो कोफिशिएंट्स होंगे, उसके जो कंपोनेंट होंगे वो डायरेक्शन रेशोज डीआरस को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, और डीआरस और डीसीज यार प्रोपोर्शन में होते हैं। डीआरस और डीसीज प्रोपोर्शन में होते हैं, तो डायरेक्शन रेशो और डायरेक्शन कोसाइन का रेशो लेके जब आप उसे प्रोपोर्शन में रखोगे तो वो किसी रैंडम वेरिएबल के की टर्म्स में आएगा। रैंडम पैरामीटर, वेरिएबल नहीं, पैरामीटर के की टर्म्स में आया है। अल्फा बीटा गामा को रैंडम पैरामीटर के की टर्म्स में रखने के बाद भी क्योंकि वो पी पॉइंट प्लेन में लाई कर रहा है, तो उसे प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अल्फा बीटा गामा को अज्यूम करके डीआरस और डीसीज को रेशियो में लेके के की टर्म्स में रख के आप अगली स्क्रीन पे देखिए प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कौन सी इक्वेशन सर, गिवन इक्वेशन को में या कन्वर्जन के बाद, डजंट मैटर, इक्वेशन तो इक्वेशन है, सेटिस्फाई आप किसी में भी करवा सकते हो। तो सेटिस्फाई करवाने के बाद आपके पास के की वैल्यू आ गई। वंस यू गॉट द वैल्यू ऑफ के, यू ऑलरेडी हैड अल्फा बीटा एंड गामा रिस्पेक्टिवली इन टर्म्स ऑफ के, सो फाइनली आपके पास अल्फा बीटा गामा सभी के सभी के की टर्म्स में आ सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। देख लीजिए इसको, फिर फटाफट से आगे चलते हैं। तुमको अगर ऐसा लगे कि मैंने फास्ट पढ़ाया तो रिमाइंड करके एक बार फिर से सुनो, पर हर स्लाइड में हर स्लाइड को पॉज करके आराम से मन में बिठाओ। इंपॉर्टेंट है यार, बोर्ड एग्जाम में आने के काफी ज्यादा चांसेस है, तो कर लो चलो इसको, ठीक है। डिस्कशन को बढ़ा रहे हैं यार आगे। अब ये क्या कह रहा है, इफ डी इज द डिस्टेंस, शॉर्टकट है यार,
if d is the distance from the origin and l m n are the direction cosines of the normal to the plane through the origin, then foot of the perpendicular is ld md nd. देखो शॉर्टकट टिप, और एनसीईआरटी में लिखी गई शॉर्टकट टिप है, तो कोई ये सवाल नहीं करेगा, कोई ये सवाल नहीं करेगा कि सर बोर्ड में नंबर तो नहीं कटेंगे, एनसीईआरटी में लिखा है यार, एप्लीकेबल फॉर बोर्ड्स, एप्लीकेबल फॉर बोर्ड्स, ठीक है ना, पूरे मार्क्स मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। देखिए यार सवाल क्या है, एल डी एम डी एन डी जो है, जब एल एम एन नॉर्मल वेक्टर के कोफिशिएंट्स होंगे तो डी डी डी, जहां पे डी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो एल डी एम डी एन डी जो है वो अल्फा बीटा गामा हो जाएंगे। तो देखो आपको गिवन क्या था, गिवन था 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6, तो आप इसे लिख सकते हैं 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो देखिए आपने इसे कन्वर्ट किया था 2/√29x माइनस 3/√29y प्लस 4/√29z इक्वल्स टू 6/√29 करके। ऐसा करने पे फायदा क्या हुआ, ये आपका यार d परपेंडिकुलर होता है फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, ये आपका d परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन है, ये आपका l है जिसे आप cos phi x भी बोलते हो, ये m है जिसे आप cos phi y बोलते हैं, और ये n है जिसे आप cos phi z भी बोलते हैं। अगर ये आपका x एक्सिस है, y एक्सिस है, z एक्सिस है और ये आपका ओरिजिन है, तो आप ये बोलेंगे कि देखो ये जो प्लेन आपने कंसिडर किया है, ये जो प्लेन आपने कंसिडर किया है, जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे यार, तो जिस p पॉइंट अल्फा बीटा गामा पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, d परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा यार, ठीक है ना, ये d परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, आप बोलेंगे शेयर। देखिए अकॉर्डिंग टू द शॉर्टकट टिप एप्लीकेबल फॉर बोर्ड एग्जाम बिकॉज दैट इज गिवन इन एनसीईआरटी, अल्फा जो होगा वो LD होगा, यानी कि L कितना है 2/√29 और D कितना है यार 6/√29। तो देखिए क्या निकल कर आ गया 12/29। जरा गौर से देखिए, पिछली स्क्रीन पे भी तो यही था, 12/29 माइनस 18/29 24/29। सिमिलरली बीटा विल बी इक्वल टू MD, M कितना है यार माइनस 3/√29, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 6/√29 से, तो ये यार माइनस 18/29 हो जाएगा। एंड गामा जिसे आप ND लिखना प्रेफर करते हैं वो है 4/√29 और उसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे 6/√29 से, तो देखिए क्या निकल कर आएगा यार 24/29। तो सर पहले इतना तामझाम क्यों कराया, सीधा शॉर्टकट बता देते जब एनसीईआरटी में लिखा है और एप्लीकेबल भी है। अरे भैया बात ठीक है, मगर अगर 5 मार्कर 6 मार्कर प्रॉब्लम आ जाएगी, मतलब ज्यादा स्कोर वाली प्रॉब्लम आएगी, 1 2 3 नहीं 4 5 6 के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये करने पे नंबर थोड़ी मिलेंगे, कटेंगे नहीं। पूरा सवाल सही है, जवाब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि जहां तुम ये एक स्टेप में करके आ रहे हो वहां कोई बढ़िया तरीके से सुंदरता से एक्सप्रेस करके आ रहा है, तो यार जो बोर्ड का एग्जामिनर होगा यदि तो उसके सामने सभी वही पेपर आए जिन्होंने स्मार्टली ऐसे किया है, तो वो सबको नंबर दे देगा। लेकिन अगर उसके पास एक पेपर ऐसा हो जिसने डिटेल में किया हो और दूसरा पेपर तुम्हारा हो जिसने स्मार्टनेस लगाने की कोशिश की है, तो यार इन ऑर्डर टू जस्टिफाई कि भैया बच्चे ने मेहनत ज्यादा की है, उसने ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस किया है, तो आपके दोनों के मार्क्स सेम सेम तो नहीं हो सकते यार, जस्टिस करना पड़ेगा एग्जामिनर को, तब वो उस बच्चे के पेपर को तवज्जो देगा, इंपॉर्टेंस देगा, और तुम्हारे वाले पेपर को यार मतलब ना चाहते हुए भी उसको थोड़े से कम मार्क्स देने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इस मानसिकता को समझते हुए और इस टिप को समझते हुए आप देख लेना कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर बहुत डिटेल में करने की आवश्यकता हो तो जो पहले सिखाया है वही कर देना, शॉर्टकट लगाने की आवश्यकता हो तो ये कर देना, ठीक है ना। एक बार में हम नहीं सीख पाते बहुत बढ़िया से, दोबारा बताओगे सर तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, तो 2 बार मैंने पढ़ा ही दिया है, तीसरी बार एक और बार एक मैंने नए सवाल में, एक्सरसाइज के सवाल में उस पार्ट को एडिट कर दिया, आप देख सकते हैं। सवाल केवल इतना था कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन बताना है जिसका डिस्टेंस 7 यूनिट्स है और नॉर्मल टू द वेक्टर दिस है, और उसका वेक्टर इक्वेशन बताना है। तो मैं आपको वेक्टर इक्वेशन भी बताऊंगा, कार्टेशियन इक्वेशन भी बताऊंगा, और उसके बाद मैंने एक और पार्ट ऐड कर दिया है, ऑल्सो फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द प्लेन, ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इसमें हम सब बताएंगे, पूछा हमसे काफी कुछ कम है लेकिन हम सब बताएंगे, हमें बहुत आता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में नहीं बताएंगे। तो देखो ये क्या होगा, गिवन है कि आपका जो नॉर्मल वेक्टर है वो दिया है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। सो जो n कैप होगा यार विच इज नॉर्मल वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके मिलेगा,
नॉर्मल वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके मिलेगा। आप बोलेंगे 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। और देखिए मैं यहाँ पे निकाल ही लेता हूं कि नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड है अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। ऑलराइट, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। तो देखो कितना आया यार, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 6 का स्क्वायर यार 36 होगा। ठीक है ना, ठीक है ना। तो देखो क्या निकल कर आ गया, ये निकल कर आ गया 36 प्लस 9 45, 45 प्लस 25 यार रूट 70 आ रहा है, रूट 70, रूट 70। एक बार फिर से देखते हैं, 25 प्लस 9 जो है यार वो 34 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 प्लस 9 34, 6 का स्क्वायर 36, 34 प्लस 36 दैट इज 70, सो रूट 70 यूनिट्स। तो मुझको लगता है कि आप इसको बोलेंगे 3 बाई रूट 70 प्लस 5 बाई रूट 70 माइनस 6 बाई रूट 70। ऑलराइट, देयरफॉर वेक्टर फॉर्म जो है, वेक्टर इक्वेशन, वो क्या निकल कर आएगी यार। वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मेट तो आपको पता ही है। वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मेट होता है आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी परपेंडिकुलर। ऑलराइट, तो आर वेक्टर आर्बिट्ररी वेक्टर है, डॉट एन कैप क्या है 3 बाई रूट 70 आई कैप प्लस 5 बाई रूट 70, कैलकुलेशन देखते जाना यार, जे कैप माइनस 6 बाई रूट 70 के कैप। ठीक है, दैट इज इक्वल टू डी परपेंडिकुलर। डी परपेंडिकुलर दिया है विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, विच मींस ये 7 है यार, 7 है। तो देखिए ये आपके पास क्या निकल कर आ गया है, ये आपके पास वेक्टर इक्वेशन निकल कर आई है, ये वेक्टर इक्वेशन निकल कर आ गई है यार। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ वेक्टर इक्वेशन। मुझको लगता है बात समझ में आ गई होगी। तो एनसीईआरटी का सवाल इतना ही था, उसका एक्सप्रेशन इतना है और जवाब ये है। हम लगाएंगे एक्स्ट्रा ज्ञान। क्या होगा एक्स्ट्रा ज्ञान, देखो यार, कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन बनाने के लिए हम बोलेंगे कि यार हमको ना डॉट प्रोडक्ट लेना है किसका, आर वेक्टर दिया है, आर वेक्टर। तो आर वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, और इसका डॉट प्रोडक्ट किससे ले लेंगे, 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप बाय रूट 29, एंड दैट इज सॉरी नॉट रूट 29, दिस टाइम इट इज रूट 70, है ना, दिस टाइम इट इज रूट 70। So that will be equal to d perpendicular, that is equal to 7 units. That means देखिएगा ये आ गया 3x by root 70 plus 5y by root 70 minus 6z by root 70 and that is equal to 7 units. ऐसी सूरत में आप ये बोल सकते हो कि यार ये आ गया L, ये इसको आप बोलेंगे cos phi x, ये आ गया है M, या इसको आप बोल सकते हैं cos phi y, और यार ये आ जाएगा n, जिसको आप बोल सकते हैं cos phi z। ठीक है, और ये आपके पास इक्वेशन आ गई है किस, कार्टेशियन फॉर्मेट, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन निकल कर आ गई है। ठीक है, तीसरी डायमेंशन क्या है, एग्जामिनर और क्या आपसे पूछ सकता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। तीसरी चीज, सेम सवाल में तीसरी चीज, फ्रॉम ओरिजिन, दैट इज बोल देते हैं से पी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स है अल्फा बीटा गामा। देन आप ये बोलोगे कि अल्फा कैसे निकलेगा, बीटा कैसे निकलेगा और गामा कैसे निकलेगा। ध्यान से समझना, आप बोलेंगे सर अल्फा निकालने का तरीका होता है एल डी परपेंडिकुलर, एल इंटू डी परपेंडिकुलर। तो एल क्या है 3 बाई रूट 70, 3 बाई रूट 70 इंटू डी परपेंडिकुलर क्या है, दिया गया है यार सवाल में 7 यूनिट्स, सो दैट इज 21 बाई रूट 70। फर्दर चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, मेरे पास स्पेस नहीं है और आपकी कैलकुलेशन पे भरोसा किए छोड़े जा रहा हूं, फर्दर सिंप्लीफाई मैथमेटिकली हो सकता है। सिमिलरली बीटा क्या होगा, m इंटू डी परपेंडिकुलर, और गामा क्या होगा, n इंटू डी परपेंडिकुलर। सब कुछ तुम्हारी नजरों के सामने है, सब कुछ। सो देखो ये शॉर्टकट है, बाकी मैं डिटेल में आपको बता चुका हूं पिछले सवाल में, एक बार उसको फिर रिव्यू कर लेना। m इंटू डी परपेंडिकुलर, m क्या है यार 5 बाई रूट 70, तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 7 यूनिट से, फटाफट आप कर ही सकते हैं। और n क्या है यार, वो 6 बाई रूट 70 नहीं है बेटा, वो माइनस 6 बाई रूट 70 है, गौर फरमाइएगा,
वो -6/√70 है और उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 7 से, डेफिनेटली आप आंसर निकाल सकते हैं। एक्सटेंट ऑफ कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ता हूं, क्योंकि वैसे तो इतना ज्यादा सवाल था ही नहीं, वो तो मैं आपको बताता गया। देखो अपने ये सीखा, हमने ये सीखा और हमने अभी तक ये भी सीखा। तो इस हिसाब से अब तक की जो मुलाकात है उसमें हम ये तीनों बातें सीख चुके हैं कि नॉर्मल फॉर्म में, यानी नॉर्मल की इक्वेशन यदि गिवन हो तो वेक्टर फॉर्म की वेक्टर इक्वेशन कैसे आएगी, कार्टेशियन इक्वेशन कैसे आएगी, डी परपेंडिकुलर कैसे देखने को मिलेगा, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करके, या √(a² + b² + c² से डिवाइड करके, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकाला जाएगा। चार बातें, वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन, डी परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स अल्फा बीटा गामा कैसे निकलेंगे। ये चारों बातें हम फटाफट से सीख चुके हैं। ऑल राइट, चलिए डिस्कशन को बढ़ाते हैं यार आगे। मुझे उम्मीद है आप स्क्रीन को पॉज कर करके एक बार प्रोसेस कर रहे होगे और साथ में ड्राइव लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया है उससे नोट्स डाउनलोड करके पढ़ना यार अच्छे से, ठीक है ना, प्रैक्टिस करनी है। चलिए अगला सेगमेंट, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक वेक्टर के परपेंडिकुलर है और किसी वेक्टर से पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। तो अब मान लेंगे कि मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर है जिससे परपेंडिकुलर है प्लेन, तो यानी कि ये बी वेक्टर आपको दिया है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एंड दैट इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट, दैट इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट कैपिटल ए, जिसका पोजीशन वेक्टर है ओ ए वेक्टर या स्मॉल ए वेक्टर, ठीक है ना। और इसके कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, चलो मैं कार्टेशियन इक्वेशन बता दूंगा आपको, मुझको लगता है अगली स्क्रीन पे कार्टेशियन इक्वेशन है, यस। तो इसके कोऑर्डिनेट्स, मैं एक आर्बिट्ररी पॉइंट आर कंसिडर करूंगा जिसका पोजीशन वेक्टर ओ आर वेक्टर माइनस ओ आर वेक्टर या स्मॉल आर वेक्टर है, ओ आर वेक्टर या स्मॉल आर वेक्टर है। अब मुझको पता है कि अगर मैं एक ऐसा वेक्टर कंसिडर करूं जो ए से आर तक डायरेक्टेड हो, एक ऐसा वेक्टर कंसिडर करूं जो ए से आर तक का डायरेक्टेड हो, ए आर वेक्टर विच इज गिवन बाय फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो वो इस प्लेन में लाई करेगा। भाई ए पॉइंट से एक ऐसे वेक्टर की इक्वेशन लिखनी है जो किसी पॉइंट से, एक ऐसे प्लेन की वेक्टर इक्वेशन लिखनी है जो किसी पॉइंट से पास होता हो और किसी गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। तो भाई हमारा जो प्लेन की इक्वेशन है वो आर्बिट्ररी पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर के फॉर्मेट में लिखी जाएगी। तो मैं कह रहा हूं कि कोई आर वेक्टर आपने कंसिडर कर लिया, ए वेक्टर आपको ऑलरेडी गिवन है, ए से आर तक का जो वेक्टर होगा यार वो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर से मिलेगा, और वो बी वेक्टर से तो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि आर माइनस ए को मस्ट लाई इन द प्लेन और बी वेक्टर जो है मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो हियर ए आर वेक्टर विच इज गिवन बाय r vector minus a vector must lie in the plane and b vector is given to be perpendicular to the plane, perpendicular to the plane, therefore भाई दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये क्या निकल कर आएगा 0। भाई आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर को प्लेन में होना है और बी वेक्टर को प्लेन के परपेंडिकुलर होना है, तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। ये आ गई आपके पास वेक्टर इक्वेशन, ये क्या आ गई, वेक्टर इक्वेशन आ गई, क्या आ गई, वेक्टर इक्वेशन आ गई, ठीक है, वेक्टर इक्वेशन। यही हरकत अगर हमें कार्टेशियन प्लेन में करनी हो, यही हरकत हमें अगर कार्टेशियन प्लेन में करनी हो तो देखो कैसे करेंगे। हम बोलेंगे ये हमारे पास यार एक बी वेक्टर है, बी वेक्टर बोलो या नॉर्मल वेक्टर बोल दो, नॉर्मल वेक्टर ही बोल दो, नॉर्मल वेक्टर बोल दो, जिसको आप बोलेंगे ये है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है ना, ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप। यहां पॉइंट है हमारा कोई एस पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1,
x1 y1 z1 इससे पास होना है हमारी प्लेन को, और हम किसी आर्बिट्ररी पॉइंट r की तलाश में हैं जिसके कोऑर्डिनेट है xyz, तो अगर मुझको यहां से यहां तक का वेक्टर लिखना हो, यहां से यहां तक का वेक्टर SR वेक्टर होगा, और SR वेक्टर को n वेक्टर से परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। तो आप बोलोगे हियर SR वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू n वेक्टर, दिस इंप्लाइज SR वेक्टर, मैंने डॉट प्रोडक्ट सिखाया था ना, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है यार, जीरो होता है, जीरो स्केलर होता है, डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑल्सो। तो ये क्या लिखा जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि दिस इज x माइनस x1 i कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप। ऑलराइट, इसका आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है आपको ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप के साथ, ठीक है, एंड दिस डॉट प्रोडक्ट हैज टू बी इक्वल टू 0। तो देखो डॉट प्रोडक्ट लेते टाइम करते क्या है, आई कैप वाले को आई कैप से मल्टीप्लाई करते हैं, जे कैप वाले को जे कैप से, के कैप वाले को के कैप से, सबको जोड़ देते हैं, और आंसर में आई कैप जे कैप के कैप नहीं आता। सो द इक्वेशन इज ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी z माइनस z1। आई रिपीट, ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी z माइनस z1 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा यार आपका, ये हो जाएगी आपकी कार्टेशियन इक्वेशन। एक ऐसे प्लेन की जो ऐसे पॉइंट से गुजरता हो जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1, एक ऐसे प्लेन की जो ऐसे पॉइंट से गुजरता हो जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और जिस नॉर्मल के बारे में आप बात कर रहे हो जो दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, उस नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइन किस फॉर्मेट में होंगे यार, वो डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन ए बी सी उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। सो द कार्टेशियन इक्वेशन इज दिस। बात समझ में आई, लॉजिक को पकड़ो, फॉर्मूला भूल जाओगे, वेक्टर लॉजिक को पकड़ो। इसीलिए 3D पढ़ने से पहले मैंने जो तुमको वेक्टर पढ़ाया है उसको बेशक शिद्दत से अपना समय लगा के कवर करो, और अगर आप में से कोई भी ऐसा हो जिसने वेक्टर 3D दोनों ही मुझसे नहीं पढ़ा है, तो आज की रात लगा के बिंज वॉच सेशन लगाओ यार, अपनी स्पेशलिटी उसी में। बिंज वॉच का मतलब बैक टू बैक देखते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और थकना मना है, ठीक है। छोटे छोटे ब्रेक्स का यूज करेंगे और बढ़िया टेक्निक लगा के मैथ्स की पढ़ाई करेंगे, ठीक। एक क्विक रिकैप लेते हैं यार, फिर सवालों की बौछार। तो देखो क्विक रिकैप में क्या है, ये मैंने आपको बताया कि आर वेक्टर आपको आर्बिट्ररी वेक्टर चुनना है, आर माइनस ए प्लेन में होगा, बी वेक्टर उससे परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। कार्टेशियन फॉर्मेट में भी वही लॉजिक लगाया है हमने, बस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स वगैरह एनसीईआरटी वाली भाषा जो लिखी है उस फॉर्मेट में चुन रहे हैं। मुझको लगता है बात समझ में आ गई होगी। देखो सवाल कैसे कैसे आएंगे, राइट। सो द क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 17, मैंने एक्सरसाइज और एग्जांपल एक्सरसाइज, यहां तक कि मिसलेनियस एग्जांपल और एक्सरसाइज के सवाल भी लिए हैं। सो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द प्लेन which passes through this point and perpendicular to the line having direction ratios this। तो पहले मैं शुरुआत करता हूं यार कार्टेशियन इक्वेशन से, ठीक है ना। कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी, कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मेट होता है सर, देखिए a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल्स टू 0, जहां पे ए बी सी नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं और x1 y1 z1 वो पॉइंट्स हैं जिनसे हमारा प्लेन गुजर रहा होगा, तो ये आ गया ए। भाई डायरेक्शन रेशियोज क्या है, दिस इज 2 एंड इट इज x माइनस x1, जिस पॉइंट से वो गुजर रहा है उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 5, प्लस b दिस इज 3, डायरेक्शन रेशियो देखिए 3, जिस पॉइंट से वो गुजर रहा है उसका y कोऑर्डिनेट क्या है यार 2 है, प्लस सी देखिए डायरेक्शन रेशियो क्या है बेटा -1, जिस पॉइंट से वो गुजर रहा है उसका z कोऑर्डिनेट है -4, ऑलराइट, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये यार कार्टेशियन इक्वेशन है। इसको फर्दर चाहो तो कई तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो, फायदा क्या होगा वो अभी समझ में आ जाएगा। तो देखिए आप ये बोलेंगे ट्वाइस ऑफ दिस विल बी x माइनस 5, ऑलराइट, प्लस थ्राइस ऑफ y माइनस 2 माइनस ऑफ z प्लस 4, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान से देखना, आंसर तुम्हारा आ चुका है, लेकिन इसके साथ अभी किया जाएगा खिलवाड़। क्या खिलवाड़ क्यों करोगे सर? इसीलिए क्योंकि क्या पता इस सवाल में और भी बहुत कुछ पूछ लिया जाए।
भाई पहले वेक्टर इक्वेशन लिख देते हैं ताकि तुम घबराओ मत। पहले मैं वेक्टर इक्वेशन लिख देता हूं, ठीक है, वेक्टर इक्वेशन, ताकि तुम घबराओ ना, कम से कम सवाल का जवाब तो तुमको मिल ही जाए, ठीक है। तो देखो सवाल का जवाब कैसे आएगा, आप बोलेंगे वेक्टर इक्वेशन होती है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जहां बी वेक्टर उसका नॉर्मल वेक्टर होगा, बी वेक्टर, या इसको आप एन वेक्टर भी बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन, तो आप ये बोलेंगे ये उस तरीके की वेक्टर इक्वेशन है जब आप ए वेक्टर से गुजर रहे होते हो, यानी ए पॉइंट से गुजर रहे होते हो और बी आपका नॉर्मल वेक्टर होता है, ठीक है ना। बी आपका क्या होता है, यहां पे नॉर्मल वेक्टर होता है। तो आप ये बोलेंगे मुझे यहां पे दोनों वेक्टर्स लिख लेने चाहिए, तो मैं बोलूंगा आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या है यार भाई, वो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 5 2 -4, तो वेक्टर क्या हो जाएगा 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, है ना। 5i कैप माइनस 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ अपने को भाई, एक परपेंडिकुलर वेक्टर के साथ जिसके डायरेक्शन रेशियोज 2 3 -1 है। तो अगर डायरेक्शन रेशियोज 2 3 -1 है तो ये 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप हो गया, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और ये अल्टीमेटली 0 आना चाहिए यार, अल्टीमेटली 0 आना चाहिए। देख लो, देख लो, बात समझ पड़ी क्या, ठीक है। तो वेक्टर इक्वेशन आपकी नजरों के सामने है, कार्टेशियन इक्वेशन भी आपकी नजरों के सामने है, लेकिन थोड़ा सा खिलवाड़ करने का मूड था हमारा, देख लिया जाए, थोड़ा सा देख लिया जाए कि और क्या क्या एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। तो देखिए एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है कि डी परपेंडिकुलर बताओ ऐसे फॉर्मेट में देकर, है ना। पिछले टॉपिक में हमने डी परपेंडिकुलर निकाला था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाला था, लेकिन क्या पता एग्जामिनर हमसे ये पूछ ले, क्या पता एग्जामिनर हमसे ये पूछ ले कि यहां पे डी परपेंडिकुलर बताओ। तो देखो मैं इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा, मैं इसे लिखूंगा 2x माइनस 10, ठीक है ना, 2x माइनस 10। तुम्हारे सवाल का जवाब आ चुका है, हम और देख रहे हैं और एग्जामिनर क्या क्या मॉडिफाई कर सकता है, प्लस 3y माइनस 3 इंटू 2 6 माइनस z माइनस 4 दैट विल बी इक्वल टू 0। फिर से देखते हैं एक बार, 2x माइनस 10 बिल्कुल ठीक है जी, 3y माइनस 6 बिल्कुल ठीक है जी, माइनस z माइनस 4 बिल्कुल ठीक है जी। तो इसको थोड़ा सा हमने ऐसे लिख लिया कि ये 2x प्लस 3y माइनस z इक्वल्स टू समथिंग है, 2x प्लस 3y माइनस z इक्वल्स टू समथिंग। तो ये माइनस 10 माइनस 6 माइनस 4, ध्यान से देखिएगा, माइनस 10 माइनस 6 माइनस 4, तो यार ये माइनस 20 आया, ऑन दैट साइड ऑफ द इक्वेशन इट विल बिकम प्लस 20, ऑन दैट साइड ऑफ द इक्वेशन इट विल बिकम प्लस 20। और आप बोलेंगे यहाँ पे हियर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है भाई, स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है ना ताकि डी परपेंडिकुलर भी पता चले। तो ये अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर है यार, ठीक है ना। 2 का स्क्वायर इज 4, माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, 4 प्लस 1 5 एंड 3 का स्क्वायर इज 9, तो 5 प्लस 9 14। फिर से एक बार देखते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 13 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, 13 प्लस 1 14। सो यार ये रूट 14 आया, रूट 14 आया। इसका मतलब मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये 2 बाय रूट 14 एक्स है प्लस 3 बाय रूट 14 वाई है माइनस z बाय रूट 14 है एंड दैट इज इक्वल टू 20 बाय रूट 14। तो कोई अगर आपसे ये पूछे कि बताइए यहां पे डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, तो आप ये बोल दोगे कि यार ये l है, ये m है, ये n है, और ये क्या है यार 20 बाय रूट 14 डी परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है ना। तो मैंने कहा सेम सवाल में अगर आपसे किसी ने डी परपेंडिकुलर पूछा होता तो पहले आप कार्टेशियन इक्वेशन लिखते, उसे अपनी उस स्टैंडर्ड इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स में कन्वर्ट करते और उसके बाद आप वहां से डी परपेंडिकुलर निकाल लेते। इतना ही नहीं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकाला जाता, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकाला जाता, आप बोलते ऑल्सो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन से पी पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं अल्फा बीटा गामा, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं अल्फा बीटा गामा, ऑलराइट। देन आप बोलते अल्फा कैसे निकलेगा यार, एल डी करके निकलेगा, एल डी परपेंडिकुलर। सो एल क्या है 2 बाई रूट 14 और डी परपेंडिकुलर क्या है 20 बाई रूट 14। सो 2 बाई रूट 14 इंटू 20 बाई रूट 14। नेचुरली आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो,
कर सकते हो ना? कैसे करोगे? आप बोलोगे √14 इंटू √14, सर 14 होगा, 2 ने 14 को 7 टाइम्स पे काटा होगा, तो ये 20/7 होगा। सिमिलरली बीटा क्या निकल कर आएगा यार? m इंटू डी परपेंडिकुलर, एंड गामा क्या निकल कर आ जाएगा? n इंटू डी परपेंडिकुलर। आई थिंक अब आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है ना? m यानी कि 3/√14 को जब आप 20/√14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60/√14 आ जाएगा, मतलब आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिमिलरली n इंटू डी परपेंडिकुलर करके n क्या है? -1/14 है। माइंडेड बेटा, n क्या है? -1/14 है। तो इस -1/14 को जब आप 20/√14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा? देखिए, ये आ जाएगा -20/14, यानी कि आप उसे -10/7 भी कह सकते हैं 2 से काट के, तो ये -10/7 हो जाएगा, ठीक है ना? तो कब प्लस है, कब माइनस है, कब कौन सी वैल्यू है, उसके लिए बहुत बहुत केयरफुली रहना पड़ेगा, बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। तो देखिए सवाल क्या था? कार्टेशियन इक्वेशन बताओ। हमने क्या बताया? कार्टेशियन भी बताया, वेक्टर भी बताया, और क्या बताया? डी परपेंडिकुलर भी बता दिया, और क्या बताया? फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी बता दिया। जितना कुछ सीखा है उसे पीछे छोड़ते हुए नहीं चल रहे, साथ में लेते हुए चल रहे हैं। हर बार 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 करेंगे, कैसे नहीं कमांड आएगी भैया, कैसे नहीं कमांड आएगी? मुझको लगता है बात समझ में आ गई होगी, ठीक है? चलिए बढ़ाते हैं डिस्कशन को आगे। देख लेना यार, पॉज करके एक बार मंथन करके डायरेक्टली डिस्कशन को आगे बढ़ा रहे हैं यार। अब डिस्कशन क्या है? डिस्कशन है फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड नॉर्मल टू द प्लेन इज दिस। तो कार्टेशियन इक्वेशन और वेक्टर इक्वेशन पता है आपको? पहला पार्ट करके बताऊंगा, देखिए ए पार्ट करके बता रहा हूं। ए पार्ट को कैसे कर पाएंगे? हम बोलेंगे वेक्टर इक्वेशन, तो यार आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर जो होता है, इसका बी वेक्टर या नॉर्मल वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। इसका मतलब आप बोलेंगे आर वेक्टर माइनस किस पॉइंट से गुजर रहा है यार? 1 0 -2। इसका मतलब आप बोलेंगे आई कैप 1 इंटू आई कैप प्लस 0 इंटू जे कैप -2 इंटू के कैप, 1 इंटू आई कैप प्लस 0 इंटू जे कैप -2 इंटू के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ? आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप के साथ। समझ में आ रहा है? बार बार प्रैक्टिस क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? फॉर्मेट लिखना आ जाए सर, फॉर्मेट लिखना आ जाए। एंड कोई कार्टेशियन फॉर्म हमसे पूछे तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है यार? वो होती है ए x माइनस x1 प्लस बी y माइनस y1 प्लस सी z माइनस z1 इक्वल्स टू 0, है ना? जहां पे x1 y1 z1 उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं जिससे हमारा प्लेन गुजर रहा है, और ए बी सी नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं यार, है ना? तो एबीसी नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं, वो देखिए क्या है? वो है 1 1 -1, 1 आई कैप 1 जे कैप -1 के कैप, सो 1 1 -1, दिस इज 1। x माइनस x1 क्या है यार? वो भी 1 है, प्लस b, भाई जे कैप का कोफिशिएंट नॉर्मल वेक्टर में 1, y माइनस y1 क्या है यार? 0 है, प्लस c विच इज k कैप का कोफिशिएंट इन नॉर्मल वेक्टर -1, और z माइनस z1 क्या है यार? -2 है। मुझको लगता है बात समझ में आ गई। फर्दर आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो यार इजीली, ठीक है ना? ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, फर्दर आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मुझको लगता है बात समझ में आ गई होगी। सेकेंड पार्ट को यार खुद से ट्राई करेंगे, और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन है तो रिजल्ट मैच भी करेंगे यार। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन है तो रिजल्ट मैच कर सकते हैं एंड में दिए गए आंसर्स से। बात समझ में आ गई, ठीक है? लाइट जा चुकी है, फिर भी मुझे लगता है स्क्रीन पे विजिबिलिटी ठीक है आपकी, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन को। अब क्या बात करनी है? अब टॉपिक चेंज कर रहे हैं। अब क्या है भाई? पहले हमने देखा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन गिवन होगा और नॉर्मल वेक्टर गिवन होगा। फिर हमने देखा दूसरी कैटेगरी, जब एक पॉइंट गिवन होगा और नॉर्मल वेक्टर गिवन होगा। अब तीसरी कैटेगरी देख रहे हैं कि तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से कितने प्लेन पास करेंगे यार? एक ही प्लेन पास करेगा। तीन कोलिनियर पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। 3 कोलिनियर पॉइंट्स lie on a straight line. 3 collinear points lie on a straight line. और अगर वो स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, सो इनफाइनाइट प्लेन्स, एक स्ट्रेट लाइन से पास करने वाले इनफाइनाइट प्लेन होते हैं यार।
So infinite planes pass through a straight line, but only a unique plane. अगर तीन कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे तो आप बोलेंगे ओनली अ यूनिक प्लेन कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. ठीक है ना, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. एक इंपॉर्टेंट बात तो ये हो गई. ठीक है, दूसरी टिप सुनो. किसी भी फॉर्मेट में आप इक्वेशन निकालेंगे तो डी परपेंडिकुलर निकालने के लिए और फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए आपको उसको ऑलवेज कन्वर्ट इन ax प्लस by प्लस cz इक्वल्स टू डी फॉर्मेट. इसमें कन्वर्ट कर लो. किसी भी तरीके से जब आप शुरुआत करें तो आप कन्वर्ट, मेरी तरफ से एक टिप है, आप इसमें कन्वर्ट कर ले. उसके बाद आप डी परपेंडिकुलर भी बता पाएंगे और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर भी बता पाएंगे. सो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इन ऑर्डर टू गेट डी परपेंडिकुलर एंड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर यानी कि कोऑर्डिनेट्स चाहिए अपने को, क्या, अल्फा बीटा गामा. फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी कोऑर्डिनेट्स चाहिए अल्फा बीटा गामा. ठीक है भाई, मुझको लगता है बात समझ में आ गई होगी. ठीक, चलिए देखते हैं जरा. आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे यार. ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा. ठीक, और मैं कोई आर पॉइंट कंसिडर कर रहा हूं. आर पॉइंट जिसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो ओ आर वेक्टर या स्मॉल आर वेक्टर होगा. ठीक है, अब यार एक बात देखो, अगर आप ए आर वेक्टर निकालो, आप ए बी वेक्टर निकालो और आप ए सी वेक्टर निकालो. ठीक है ना, ध्यान से समझना मेरी बात. आपने ए आर वेक्टर निकाला, आपने ए बी वेक्टर निकाला और आपने ए सी वेक्टर निकाला. यदि आप ए बी क्रॉस ए सी करो तो क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है कि रिजल्टेंट वेक्टर दोनों से ही परपेंडिकुलर होगा. तो यानी कि अगर ए बी क्रॉस ए सी करेंगे तो एक ऐसा वेक्टर आएगा जो इस प्लेन से परपेंडिकुलर हो. ए बी क्रॉस ए सी करने पे एक ऐसा वेक्टर आएगा जो इस प्लेन से परपेंडिकुलर हो. और ए आर वेक्टर इस प्लेन के अंदर है. तो यार ए आर वेक्टर प्लेन में है और ए बी क्रॉस ए सी प्लेन से परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. तो आप बोलेंगे शेयर ए बी क्रॉस ए सी गिव्स अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन. समझिएगा, गिव्स अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ऑलराइट, AB cross AC gives a vector perpendicular to the plane and AR vector lies in the plane. लॉजिक समझ रहे हो वेक्टोरियली. Therefore आप बोलेंगे AR वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा AB क्रॉस AC के साथ, वो क्या निकल कर आएगा भाई, 0. क्योंकि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है. और आप ये भी कह सकते हैं AR वेक्टर क्या हो गया सर, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर. इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा ए बी के साथ, ए बी का मतलब है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर. समझ में आ रही है बात. ए आर वेक्टर क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल आर माइनस ए बी वेक्टर क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल बी माइनस ए, और ए सी वेक्टर क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल सी माइनस ए. This cross this will result into a vector. That vector is perpendicular to a vector, AR vector. So definitely the dot product between the two vectors will give you 0. Dot product between the two vectors will give you 0. क्या बात समझ में आ गई अपने को, है ना? क्लियर है क्या मामला? फटाफट बताइए. R माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए क्या होगा,
ये दे देगा यार एक क्रॉस प्रोडक्ट, इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट इस प्लेन से परपेंडिकुलर आने वाला वेक्टर देगा, उसका डॉट प्रोडक्ट लोगे इस प्लेन के अंदर लाई करने वाले किसी भी वेक्टर के साथ, वो हमेशा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यहां आपने आर वेक्टर रैंडम वेक्टर को इन्वॉल्व कर लिया है, वही क्या देगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन दे रहा है पूरी की पूरी। सही है। इसी को जरा हम कार्टेशियन फॉर्मेट में समझते हैं। कार्टेशियन फॉर्मेट में देखिए, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, मैं ये कहूंगा कि मेरे पास ये प्लेन है जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास हो रहा है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2 और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x3 y3 z3। ठीक है ना। तो इसका जो डिटर्मिनेंट आना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड जो देगा, जो डिटर्मिनेंट आना चाहिए वो 0 आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं, वो 0 आ जाना चाहिए। हालांकि हम सीधा इक्वेशन पे जा रहे हैं। देखिए, आर वेक्टर वी नो, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दिस इंप्लाइज, मैं डिटर्मिनेंट लूंगा बेटा, ध्यान से समझिएगा। पहली रो होगी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यानी x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। मुझको लगता है बात समझ में आ गई। दूसरी रो होगी पहले वाले वेक्टर के कंपोनेंट्स, यानी b माइनस ए का मतलब होता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। ठीक है। और तीसरे का है c माइनस ए वेक्टर, यानी x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1। समझ में आ रही है बात। x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1, z3 माइनस z1। ये कितना निकल कर आना चाहिए यार, 0 आना चाहिए। अब डिटर्मिनेंट निकालना तो यार आपको आता ही है, याद है ना। आई मतलब पहले वाला कंपोनेंट लिखते हैं, फिर उसकी रो और उसके कॉलम को ढक लेते हैं, दिस माइनस दिस। फिर दूसरे वाला लिखते हैं, उसकी रो और उसके कॉलम को ढक लेते हैं, दिस माइनस दिस। फिर तीसरे वाला लिखते हैं, उसके रो और उसके कॉलम को ढक लेते हैं, दिस माइनस दिस। समझ रहे हो ना, जैसा मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट में सिखाया था। और टर्म 1 में भी यार डिटर्मिनेंट आपने बखूबी निकालना सीखा होगा, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है जी। लेकिन टिप ध्यान रखना यार, टिप ध्यान रखना कि जब भी आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फुट ऑफ परपेंडिकुलर में इंटरेस्ट हो, तो मेरा सजेशन है आप उसको ऐसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ऐसे कंप्लीट करेंगे। बढ़ाते हैं डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे। तो फाइंड द वेक्टर इक्वेशंस ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस। तो देखो आप क्या बोलोगे, वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन क्या होती है। आप यहां से बोल सकते हैं आर वेक्टर माइनस, अब आपके पास आर एस टी है, तो ये ओ आर वेक्टर हो गया है। इसका डॉट प्रोडक्ट ले लूंगा मैं ओ एस वेक्टर माइनस ओ आर वेक्टर के साथ। ठीक है। क्रॉस ओ एस ओ टी वेक्टर माइनस ओ आर वेक्टर के साथ। मुझको लगता है बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। और इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आप बोलेंगे शेयर ओ आर वेक्टर है क्या यार, बस सब्स्टिट्यूट ही तो करना है। तो ओ आर वेक्टर हो जाएगा 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है। ओ एस वेक्टर क्या है यार, वो हो जाएगा माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। एंड ओ टी वेक्टर क्या हो जाएगा यार, वो हो जाएगा 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप। मुझको लगता है बात समझ में आ गई। ठीक है। सभी वेक्टर्स को यहां डालेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई योरसेल्फ, सिंप्लीफाई यार, सिंप्लीफाई आफ्टर सब्स्टिट्यूशन। मुझको लगता है यार प्लस माइनस तो कर ही लोगे, कर लो। और क्योंकि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, करने के बाद चेक मार लेना एनसीईआरटी से। इसी बहाने एनसीईआरटी के पेजेस पलटोगे तो अंदाजा हो जाएगा कि यार एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है ना, लिखना कैसे चाहिए। तो मेजरली यार प्लेन में यही है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे करना है आपको, वो सारी चीजें मैंने आपको बखूबी बता दी हैं। इसके अलावा थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हमारी चलती रहेंगी, और छोटी मोटी बातें जो है कि प्लेन के साथ एंगल कैसे लेना है, दो लाइंस के बीच का एंगल कैसे लेना है, कोप्लेनारिटी कैसी है, उसके लिए मैं आपको शॉर्ट वीडियो कॉन्सेप्ट्स की फॉर्म में यार बहुत जल्दी देता रहूंगा। उस पर बेस सवाल भी करते रहेंगे। और लास्ट 5 डेज स्ट्रेटेजी जो है वो मैं कल आपसे शेयर करूंगा। फिर प्रोबेबल क्वेश्चन के साथ शॉर्ट वीडियो में हमारी जर्नी को कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले यार आज की मुलाकात को आगे बढ़ाते चलेंगे।
ठीक है ना। आज की मुलाकात को आगे बढ़ाते चलेंगे और मतलब आज हम और भी काफी टॉपिक्स करने वाले हैं। कुछ बातें प्रोबेबिलिटी के प्रोबेबल क्वेश्चंस की करेंगे, थोड़ी सी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स करेंगे। और मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा था, आपको इंटीग्रेशन की काफी जरूरत है, तो मुझको लगता है जल्दी ही यानी कि कल से ही हम इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज भी प्रैक्टिस फॉर्मेट में, स्मॉल स्मॉल वीडियो की फॉर्मेट में कॉन्सेप्ट्स और प्रोबेबल क्वेश्चंस जो है वो किया करेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी मैं कल शेयर कर दूंगा आपको। मुझको लगता है ये काफी समझ में आया होगा। आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन बतानी है दैट पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स। उससे पहले मैं यहां पे ना आपको कार्टेशियन भी बता देता हूं, वो अपने पास एडिशनल ज्ञान तो है ही यार। तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी वो कार्टेशियन फॉर्म भी बता देते हैं। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी वो कार्टेशियन फॉर्म बता देते हैं। तो हम बोलेंगे कि यहां पे कार्टेशियन फॉर्म है यार, दूसरा कलर चूज कर लेता हूं। देखिए हमें पता है कि ये x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 है। बाय x2 माइनस x1 यहां आ जाएगा x3 माइनस x1, यहां आ जाएगा y2 माइनस y1 यार, यहां आ जाएगा y3 माइनस y1, यहां आ जाएगा z2 माइनस z1 और यहां आ जाएगा z3 माइनस z1। और अल्टीमेटली ये कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, 0 होना चाहिए। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले बोलते हैं इसको, ये a डॉट b क्रॉस c करके जो आता है, तो ये 0 होना चाहिए यार। बेसिकली ये वॉल्यूम देता है, मगर तीनों ही पॉइंट्स अगर कोलिनियर होंगे तो एक प्लेन का एरिया तो निकाला जा सकता है, मगर उसका वॉल्यूम कितना होगा? 0 होगा, नेग्लिजिबल होगा, 0 होगा। तो देखिए आप क्या बोलेंगे, ये आएगा x माइनस, अगर मैं इसे x1 y1 z1 सेट बोलूं, x2 y2 z2 सेट बोलूं और x3 माइनस x3 y3 z3 सेट बोलूं, तो ये आएगा x माइनस 2। देखते रहिएगा, मेरी नजर अभी केवल r पे है। y माइनस 5 एंड z माइनस माइनस 3 बोले तो z प्लस 3, z प्लस 3। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कार्टेशियन आ जाएगा। अब आप y2 माइनस y1 करेंगे तो मेरी नजर s माइनस r पे है। माइनस टू विच इज माइनस 4, माइनस 3 माइनस 5, माइनस 3 माइनस 5 विच इज माइनस 8। ठीक है, और 5 माइनस माइनस 3 विच मीन्स 5 प्लस 3 8। ठीक है, 5 प्लस 3 8। और अब मेरी नजर t माइनस r पे है। दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1। सो देखिए 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा यार? 3 हो जाएगा। 3 माइनस 5 क्या हो जाएगा यार? माइनस 2 हो जाएगा। और माइनस 3 माइनस माइनस 3 ये 0 हो जाएगा। 5 माइनस 2 3 हो जाएगा। 3 माइनस 5 माइनस 2 हो जाएगा। माइनस 3 माइनस माइनस 3 यार 0 हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को भी 0 कर सकते हैं। ये आपका कार्टेशियन फॉर्म आ जाएगा जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के थ्रू सिखाया। ठीक है, तसल्ली मिली। अब यही ट्राई करना है किसमें? एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन में। तुम करोगे खुद से ट्राई और उसके बाद आंसर वेरीफाई करोगे एनसीईआरटी से, एंड वेरीफाई रिजल्ट आंसर फ्रॉम एनसीईआरटी, आंसर फ्रॉम एनसीईआरटी। इसी बहाने एनसीईआरटी खोल के देखोगे बच्चा। ठीक है बच्चा पार्टी, इसी बहाने एनसीईआरटी खोल के देखेंगे, बढ़िया तरीके से उसको भी वेरीफाई करेंगे। ठीक है, चलिए कहानी को बढ़ाएंगे थोड़ा सा और आगे। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन। सपोज करो जैसे इंटरसेप्ट फॉर्म लाइन की याद है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन इन एक्स वाई प्लेन, फॉर्म ऑफ लाइन इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, रेयर कॉन्सेप्ट है, लेस इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट है, बस कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है 100% मार्क्स स्कोर करने के लिए सेफ साइड के तौर पे किसी भी टॉपिक को छोड़ा नहीं करते। तो ये x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1 होता है। ठीक है ना, x बाय ए वाई बाय बी इक्वल टू 1 होता है। तो इसी पे आधारित आप बोलेंगे कि यदि कोई प्लेन, इफ अ प्लेन, इंटरसेप्ट का मतलब समझते हो ना, जहां एक्स एक्सिस कट हो रहा है तो ओरिजिन से वहां की दूरी कितनी है। इफ अ प्लेन हैज एक्स इंटरसेप्ट ऑफ a units, y intercept of b units and z intercept of c units, then आप ये बोलेंगे x by a plus y by b plus z by c equals to 1। जैसे स्ट्रेट लाइन में होता था वैसे ही इसमें भी है। जैसे स्ट्रेट लाइन में होता है वैसे ही इसमें भी है। स्ट्रेट लाइन में यार ये a क्या होता था? ये a होता था x इंटरसेप्ट, ये a होता था x इंटरसेप्ट। ठीक है, और b क्या होता है?
बी होता था वाई इंटरसेप्ट। मैं प्लेन में भी तो यही बोल रहा हूं भाई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कार्टेशियन प्लेन में स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, अभी बात हुई थी। लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल 3D स्पेस में प्लेन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। तो देखिए ये निकल कर आ गया, मुझको लगता है बात समझ में आई है ना। फटाक से देखते हैं और क्या है इंपॉर्टेंट, इस पे बेसिक सवाल करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच हैज दिस 2 3 4 एंड एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो आप बोलोगे शेयर इक्वेशन इज x by a plus y by b plus z by c equals to 1। दैट इज, आप ये बोलेंगे दैट इज, देखिए क्या बोल पाएंगे आप, बोलेंगे x by 2 plus y by 3 plus z by 4 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। दैट इज इक्वल टू 1, सॉरी दैट इज इक्वल टू 1, ठीक। x by 2 plus y by 3 plus z by 4 दैट इज इक्वल टू x by 2 plus y by 3 plus z by 4 equals to 1। ये क्या आ गया आपका इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। इसमें करते हैं एक्स्ट्रा ज्ञान, लगाते हैं एक्स्ट्रा ज्ञान। अब इसको ये भी तो बोल सकते हो, आंसर आ चुका है यार, सवाल जो पूछा था उसका जवाब आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्या क्या पूछ सकता है वो देखते हैं। तो हम बोलेंगे 4 3 और 2 के ना एलसीएम से कर दो मल्टीप्लाई। जैसे 4 3 और 2 का एलसीएम जो आ रहा है वो 12 आ रहा है यार, 12 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप बोलेंगे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x by 2, बोथ साइड्स 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, y by 3 प्लस z by 4 दैट इज इक्वल टू 12 इंटू 1, ऑलराइट। तो ये आ गया है 6x प्लस 4y प्लस 3z। ध्यान से समझना, ये आएगा 12 by 2 यानी कि 6x, 12 by 3 यानी कि 4y, 12 by 4 यानी कि 3z दैट इज इक्वल टू 12। ये ax प्लस by प्लस cz इक्वल्स टू d की फॉर्म में है। शेयर आप बोलेंगे अंडर रूट ऑफ, क्या निकालने की कोशिश कर रहे हो सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दोनों बातें। सो दैट विल बी अंडर रूट ऑफ, ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सवाल का जवाब आ चुका है, और क्या क्या पूछ सकता है वो देख रहे हैं। 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना आएगा भाई, देखो 6 का स्क्वायर 36 है ना, 4 का स्क्वायर 16, 36 और 16 कितना हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया 50, 36 और 16 52 हो गया यार। 3 का स्क्वायर 9, 52 और 9 61 हो गया। एक बार और देखते हैं, 36 प्लस 16 प्लस 9, ऑलराइट ये देखना है अपने को। तो 16 और 9 25 हो गया यार, 25 में 36 को जोड़ा हमने तो ये आ गया 61, 61 सही बोल रहा था यार मैं, 61 आ गया। तो देखो ये आ गया रूट 61 यूनिट्स। सो आप बोलेंगे ये आ गया 6 बाय रूट 61 x, कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन देख लेना, 4 बाय रूट 61 y प्लस 3 बाय रूट 61 z दैट इज इक्वल टू 12 बाय रूट 61। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ सर, ऐसा करने से फायदा ये हो गया कि देखो आप इसको बोल पाओगे कि ये तो आ गया ओरिजिन से डिस्टेंस, d परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है ना, d परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ये निकल कर आया भाई। उसके अलावा ये क्या आ गया निकलकर L, ये क्या आ गया निकलकर M, ये क्या आ गया निकलकर N। सो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, सो फुट ऑफ परपेंडिकुलर से P पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है, P पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा गामा, देयरफॉर देन आप क्या बोलोगे, अल्फा जो होगा यार वो LD परपेंडिकुलर के बराबर है, बीटा जो होगा यार वो MD परपेंडिकुलर के बराबर है, गामा जो होगा यार वो ND परपेंडिकुलर के बराबर है। कई बार देख चुके हैं, मुझको लगता है अब तो टिप्स पे आ गया होगा। जिस बच्चे ने भी लगातार मेरे साथ प्रैक्टिस की, अब तो खेल रहे होगे यार इन कॉन्सेप्ट्स में। इजी है, प्लेन को स्ट्रेट लाइन से रिलेट करते हुए चलो यार, ठीक है ना, मजा आएगा। बढ़ा रहा हूं यार डिस्कशन को आगे। कह रहा है फाइंड द इंटरसेप्ट्स कट ऑफ बाय द प्लेन दिस दिस एंड दिस। तो यार इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन पूछ रहा है, तो यार पहले तो मुझको क्या करना चाहिए, इसे x बाय अल्फा मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म जो है, मुझे ना इसे x बाय a प्लस y बाय b प्लस z बाय c इक्वल टू 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। ये फॉर्मेट चाहिए मुझको, दिस इज माय रिक्वायर्ड फॉर्मेट। ये क्या है, मेरा रिक्वायर्ड फॉर्मेट है यार, ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर्मेट है, देखते हैं मिलेगा नहीं मिलेगा। तो हम यहां बोलेंगे गिवन क्या है, गिवन है कि 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 5। तो पहले तो मुझे इस रिक्वायर्ड फॉर्मेट में ऑन दैट साइड ऑफ इक्वेशन 1 चाहिए, तो मैं पूरी इक्वेशन को 1 से 5 से डिवाइड कर दूंगा। 2 बाई 5x प्लस वाई बाई 5 माइनस जेड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 1। अब मुझे ना x, y और z सभी के कोफिशिएंट +1 +1 +1 चाहिए, लाइक कहने का मतलब न्यूमरेटर में +1 +1 +1 चाहिए
ताकि डिनोमिनेटर में इंटरसेप्ट नजर आने लगे। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये आ गया x बाय, न्यूमरेटर को मैं डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बना सकता हूं यार, तो ये 5/2 आ गया, पॉजिटिव में 5/2 आया, प्लस y बाय, ये ऑलरेडी 1 था यार न्यूमरेटर में, तो ये 5 आया, प्लस z, इसे मैं -5 यूं लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब यहां पे ये जो 5/2 है, ये जो 5/2 है, ये x इंटरसेप्ट कहलाएगा, ठीक है ना। ये जो 5 है ये बेसिकली y इंटरसेप्ट कहलाएगा, y इंटरसेप्ट कहलाएगा, और ये जो -5 है यार वो z इंटरसेप्ट कहलाएगा। -5 से क्या मतलब है सर, नेगेटिव z एक्सिस कट रहा होगा। पॉजिटिव इंटरसेप्ट का मतलब पॉजिटिव एक्सिस कट रहे होंगे, नेगेटिव इंटरसेप्ट का मतलब है नेगेटिव एक्सिस कट रहा होगा, है ना, सिंपल। मुझको लगता है बात समझ में आ गई है। बढ़ाते हैं डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे। लाइट नहीं है, गर्मी बहुत है, फिर भी अपने को रुकना नहीं है ना, बोर्ड के एग्जाम के लिए दिन भी बहुत कम है। चलो आगे आते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन y एक्सिस एंड पैरेलल टू ZOX प्लेन, पैरेलल टू ZOX प्लेन। पहले ना मुझको इसको विजुअलाइज करना पड़ेगा। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, और ये ओरिजिन है। तो ये जो आपका प्लेन है ना यार, दिस इज ZOX प्लेन और ZX प्लेन और XZ प्लेन बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। XZ प्लेन भी बोल सकते हैं इसको, ZOX प्लेन बोले या XZ प्लेन बोले, एक ही बात है। तो एक ऐसा प्लेन निकालना है आपको जो जिसका y इंटरसेप्ट 3 हो और वो इसके पैरेलल हो, y इंटरसेप्ट 3 हो और वो इसके पैरेलल हो। तो मुझको लगता है यार आप सीधा बोल देंगे कि y इंटरसेप्ट 3 यूनिट से मतलब ये 0,3,0 से पास कर रहा है, और ये प्लेन है, दिस इज द रिक्वायर्ड प्लेन, दिस इज द रिक्वायर्ड प्लेन। सो देयरफॉर इक्वेशन बड़ी सिंपल सी आएगी यार। इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, इस पूरे प्लेन में y इक्वल टू 3 है, इस पूरे प्लेन में y इक्वल टू 3 है, इररिस्पेक्टिव ऑफ x एंड z कोऑर्डिनेट्स। इस पूरे प्लेन में कहीं पे भी टहल लो, बन जाओ ऑब्जर्वर, एक छोटा सा आदमी, और इस प्लेन के ऊपर, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर चलना शुरू करो। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर चलना शुरू करोगे कहीं भी, इधर आगे की तरफ, तुमसे दूर पीछे की तरफ, दाएं बाएं आगे पीछे, ऊंचाई में परिवर्तन नहीं आएगा यार, यानी y कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है x और z की किसी भी वैल्यू के लिए। तो हम बोलेंगे irrespective of x and z coordinates y has to be 3 3 3। if y has to be 3 3 3, this is the equation, this is the equation of required plane, or this is the required equation of the given plane। मुझको लगता है बात समझ में आ गई है, क्लियर है मामला, ठीक है। तो अभी की इस मुलाकात में इतना ही करेंगे। प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स, ये सब मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, लेस इंपॉर्टेंट है, लेस रिलेवेंट है। हालांकि मैं आपको ये कॉन्सेप्ट्स के रूप में कराता रहूंगा आगे आने वाले दिनों में भी, और प्रोबेबल टॉपिक्स जो पढ़ाता रहूंगा अभी से ऑनवर्ड शाम तक भी, तो ये सारी चीजें यार बखूबी करते चलेंगे। ऑलराइट, अभी के लिए इतना ही यार, यही करते हैं सेशन का समापन। फिर से एक बार बताना चाहूंगा, क्लास नोट्स जो हैं उनका ड्राइव लिंक ऑलरेडी अटैच्ड है, उसमें एडिशनल काम क्या करने हैं, कॉन्सेप्ट्स क्या पढ़ने हैं, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ये आप अपने बाकी दोस्तों तक भी पहुंचा दे, जो भी डिटेल में पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है, समझ सकता है। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक भी होगा यार, उस टेलीग्राम लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उस पर दी जाएगी। और इसके अलावा भी मैथ्स और फिजिक्स का कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे मेरा बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। आपको सिर्फ इतना लिखना है, दिस टॉपिक बाय अभिलाष सर या अभिलाष झा सर। ऑलराइट, दैट्स माय नेम। सो डेफिनेटली यू विल गेट मेनी थिंग्स, जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, अच्छे से मुस्कुराते हुए अपना बेस्ट एफर्ट देते चलो यार, और अपने अंदर की एनर्जी को, अपने अंदर की आग को ठंडा मत पड़ने दो, लगे रहो, मेहनत जरूर रंग लाएगी। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट। जल्दी मिलते हैं बाकी के इंपॉर्टेंट इसके टॉपिक्स और अलग अलग चैप्टर्स के साथ भी। जो भी मैं आपको बताता चलूं, कराता चलूं, उसे करते रहना, अपार्ट फ्रॉम वॉट एवर एल्स यू आर डूइंग एट योर एंड फ्रॉम एनसीईआरटी एंड अदर सैंपल पेपर्स ऑफ लास्ट 5 years। ऑलराइट, चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।